हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का पेपर 2016 का। ये पेपर मेरे को बहुत हार्डली वर्किंग करने के बाद मिला है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब मिल रहे हैं बट इंग्लिश का पेपर बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो ये 2016 का पेपर मैं आपके लिए लाया हूँ और इसको हम अच्छे से सोल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को, चाहे वो ऑप्शन वाले हो कैसे भी हो, क्या पता आपके 2016 से एक दो क्वेश्चन भी फंस जाए तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। पूरे की गारंटी नहीं लेता, मगर मैं दो तीन क्वेश्चन की ले सकता हूँ, इसमें भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। और वैसे तो आजकल अब घुमा के एग्जामिनर पूछ रहा है, जैसे आज हिंदी का फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ तो उसमें भी न्यू न्यू क्वेश्चन, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी डाल दी 2020, तो वो भी पूछ सकता है। तो ये आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर है, लैंग्वेज एजुकेशन डीएलएड सेकेंड ईयर का। 75 का मार्क्स का आता है, आप सबको पता है। से पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन diverse learner, explain the need to pay individualized attention on diverse learners। मतलब जो अलग अलग सीखने वाले अधिगम करता है बच्चे, उन्हें क्या कहते हैं। दूसरे में कि एक्सप्लेन द नीड टू पे इंडिविजुअल, मतलब हर किसी को अटेंशन देने के लिए आप क्या क्या करोगे, नीड करोगे। तो इसका आंसर मैंने इस तरीके से आपको डिफाइन करता हूँ। पहले ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, सारे हैं। फिर हम एक्सप्लेन पे आते हैं इसके, कि एक्सप्लेनेशन इनकी कैसे लिखनी है आपको। ये आपके सारे क्वेश्चन है इसमें, 6 क्वेश्चन, 7, 8, 9, 10, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम अपने आंसर पे आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिख के अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और कोई आपको लिख के प्रोवाइड नहीं करवाएगा डिट्टो आंसर। सर 5 नंबर में आपको पहले डाइवर्स लर्नर बताने हैं कौन होते हैं। देखो, डाइवर्स लर्नर मे बी टू चिल्ड्रन वो हैव टू डिफिकल्टीज इन सीइंग हियरिंग, वो कैन नॉट वॉक, और वो आर स्लोअर टू लर्न। मतलब जो चल नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकता, कोई सीखने में देरी लेता है, तो उनको स्लो लर्नर कहते हैं, उनको डाइवर्स लर्नर, दोनों एक ही चीज है। दे चिल्ड्रन में बी नॉट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम, ठीक से बोल नहीं सकते। आर एट द रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग, तो इनका रिस्क बन जाता है कि ये स्कूल छोड़ने लग जाते हैं। आउट बिकॉज दे आर रिस्क हंग्री और नॉट अचीविंग वेल, तो सही से अचीव नहीं कर पाते, और स्कूल में कई बार ये हंग्री महसूस करते हैं इस वजह से, क्योंकि मिड डे मील एक टाइम मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग भी इन्हें भरपूर खाना नहीं मिल पाता, इस वजह से भी ये हंग्री महसूस करते हैं। तो लिखा बिलोंग टू ए डिफरेंट ऑफ कास्ट, मतलब अलग अलग कास्ट से आते हैं, अलग अलग वर्ग से आते हैं। दे मे बी दोज हु वर्क एट होम इन द फील्ड और एल्सवेयर माइग्रेंट एंड वी हैव टू पेइंग जॉब्स टू हेल्प देयर फैमिलीज। तो ये बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो माइग्रेंट कर लेते हैं या घर में ही रहते हैं और काम करने चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपने फैमिली को संभालना पड़ता है, फैमिली सरवाइव करनी पड़ती है। तो ये डाइवर्स लर्नर होते हैं अलग अलग, जो स्कूल से कहीं बाहर होते हैं, स्कूल में होते तो सीखने वाले स्लो लर्नर होते हैं, तो इनको कहा गया है। नीड टू पे इंडिविजुअल अटेंशन ऑन डाइवर्स लर्नर। अब इनके हम अटेंशन कैसे कर सकते हैं, क्या आवश्यकता है इनके अटेंशन देने के लिए, तो ये लिखना है इसमें आपको। To cater to the needs of such diverse learner, a teacher should try to include all students with the diverse abilities in school, so that we may have two representations of all children with diverse ability in classroom। मतलब हमें इन्हें इंक्लूड करना चाहिए सिंपल क्लासरूम में, और इनको इंक्लूजन के टाइप में देखना चाहिए, इनके भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई भी इन्हें अलग करके नहीं रखना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, इंक्लूजन कैन बी व्यूड फ्रॉम द थ्री परस्पेक्टिव, फिजिकल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन और कॉग्निटिव इंक्लूजन के द्वारा हम इन डाइवर्स लर्नर को ऐड कर सकते हैं, इनके प्रति नीड टू पे अटेंशन कर सकते हैं। अब 5 रीजन वाई इंडिविजुअलाइज अटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन द क्लासरूम। क्यों है इम्पोर्टेंट इनको करना, इनहेजिंग फोकस, आइडेंटिफाइंग टैलेंट, हम इसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, क्रिएटिंग इंटरेस्ट के लिए, मेकिंग लर्निंग और स्टूडेंट फेस हेल्थी क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो ये 5 रीजन बनते हैं इनको अटेंशन देने के लिए, इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट इन क्लासरूम। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखना है, एक बार फिर से आप देख सकते हो, ये है आपका। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, इसी के अथवे में एक और पूछा है मैंने, इसलिए सारे ऑप्शन कर रखे हैं। व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन लर्निंग, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ ग्रामर एंड इट्स यूज। 5 में पूछा है, तो 5 में आपको रिलेशनशिप बताना है, 5 में आपको क्या बताना है,
इम्पोर्टेंस और रिलेशनशिप। फिर लिखा नीड एंड इम्पोर्टेंस, पहले बताते हैं ग्रामर की। देखो क्या होता है नीड एंड इम्पोर्टेंस। ओपिनियंस वेरी on the need, importance and role of grammar in learning English. Usually we have two extreme cases. Both of these are extreme cases and we need to strike a balance between two. For beginners, a good command of the grammars of language does not imply that the person is able to communicate effectively. मतलब हम अगर इसके नीड इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास ग्रामर तो हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे पर वर्डों पे कमांड आ जाती है, कैसे हमें बिहेवियर करना है उसका कमांड आ जाती है, लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है सेंटेंस में तो उनकी कमांड आ जाती है, और कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर सकते हैं इसके अंदर हम। those in need to of building up the foundation of new language definitely need some orientation with the regards to grammar. We have to accept that grammar is such aspect of language. तो ये आपके इसके इम्पोर्टेंस और नीड होगी। पांचवा पॉइंट है इट इज इन वेरी every sentence we read or write, speak or hear. Grammar is simply the word for the rules that people follow when they use a language. मतलब एक रूल है और जो सब लोग फॉलो करते हैं इसको। रिलेशनशिप ऑफ ग्रामर एंड यूजेस, इसके साथ कैसे रिलेशनशिप है वो बताना है। ग्रामर, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ग्रामर रिलेट्स टू द फंक्शन ऑफ वर्ड, the construction of sentence and how words combine the make sentence. Grammar has to do with the correct placement of word in a sentence. Each language has its own systematic ways through which word and sentence are assembled to convey meaning. The system is a grammar uses is a smaller list of the socially preferred way within a dialect. मतलब जो ग्रामर है वो रिलेट करता है फंक्शनिंग से, कंस्ट्रक्ट करता है सेंटेंस को बनाने में, और जो विभिन्न करेक्ट प्लेसमेंट देता है वर्ड एंड सेंटेंस में, सिस्टमेटिक रूप से आपको प्रदान करता है, और एक सिस्टम होता है ये कन्वे मीटिंग करता है। तो ये आप यूजेस कर लिख सकते हो इसमें। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। 5 नंबर में आपको एग्जाम्पल बताने हैं, 5 नंबर में आपको टाइप्स बताने हैं। तो देखो एडजेक्टिव के टाइप क्या होते हैं, जो हम क्रिया विशेषण कहते हैं जिसे, दे आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स विच आर द टेबलेट बिलो। एडजेक्टिव पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसमें हम लार्ज, ब्यूटीफुल, केयरफुल, हेडफुल की बात करते हैं। न्यूमेरियल एडजेक्टिव, जिसमें फी, व्यू, मतलब जो हम मानते कि कुछ है, ज्यादा है, कम है, आगे है, पीछे, जो फर्स्ट सेकंड। क्वांटिटिव एडजेक्टिव, जिसमें सम, मच, लिटिल, एनी, हार्मफुल। नंबर में हम बोलते हैं 5, 6, 7, मैनी, ऐसे बोल सकते हैं। क्वांटिटी जिसको हम गिन सकते हैं, सम, कुछ, ऐसे बोलते हैं। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दिस, दूज, वो, सच। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट, विच, वूज, जिसमें हम लगाते हैं WH फैमिली वाले वर्ड। पोसेसिव एडजेक्टिव, MU, OR, UR, हिज, हर, देयर। प्रॉपर एडजेक्टिव, इंग्लिश, इंडियन, टी, फ्रेंच, ये। और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हाट, हाउ। तो ये आप लिख लोगे इसको, एडजेक्टिव के टाइप्स एंड उसके एग्जांपल मैंने ऐड कर दिए। ऑप्शन में पूछा है व्हाट आर द वर्ड बिल्डिंग, डिस्क्राइब प्रेफिक्सिस एंड सफिक्सिस, जो आपके उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, विद सुटेबल एग्जांपल। वर्ड बिल्डिंग क्या होती है, 5 नंबर में आपको ये पूछा है। तो वर्ड बिल्डिंग एज द नेम सजेक्ट इज द एक्ट ऑफ बिल्डिंग ए वर्ड. Words are the often made up of smaller building blocks such as prefix, suffix and roots. The act of process of forming word, मतलब जो वर्ड बिल्डिंग होता है एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग, ये शॉर्ट में आप ऐड करके लिख सकते हो। Prefixes and suffixes, what with the difference grammatical from the meaning can be derived from a base of word using prefixes and suffixes by understanding how this prefixes and suffixes वर्क करता है। जो अब इसको लिखा है ये क्या क्या हम कैसे वर्क करता है, चेंज इन ग्रामेटिकल फॉर्म, चेंज इन मीनिंग, चेंज इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बोलते हैं जिसको हम, जो हमारा उच्चारण होता है,
तो इसमें ये इफेक्ट करता है, मतलब तीनों चीज को चेंज करता है, उसका ग्रामेटिकल, उसका मीनिंग और उसकी जो उच्चारण वाली क्षमता है। अब आप इसके एग्जाम्पल, आपको 5 नंबर में बोला है कि प्रत्यय और स्वर के एग्जाम्पल देने हैं। जैसे वर्ड आपका आ गया अनफुल, अनहेल्पफुल, तो प्रेफिक्स में आ गया अन, बेस वर्ड हो गया हेल्प और सफिक्स में आ गया फुल। तो ऐसे ही बताना है आपको। अंडो, एन, डू, इसमें कुछ नहीं आता। परपर्सनल, इसमें कुछ नहीं आता। पर्सन और ऑल। मिसयूज, मिस यूज, मतलब कुछ होते हैं जो 2 ही वर्ड में होते हैं, कुछ होते हैं जो तीसरे वर्ड में भी लगते हैं, मतलब तीनों बनता है, प्रत्यय उपसर्ग दोनों बनते हैं उसमें। जैसे कि अनश्योर, अनश्योर, इसमें भी 2 बने। रीमार्केबल, रीमार्केबल, तो ये 3 है। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, तब आपको 5 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिया है, वर्ड प्रेफिक्स प्लस बेस वर्ड एंड सप्लीज, जैसे अनहेल्पफुल, अन प्लस हेल्पफुल, तो ऐसे बनता है आपका वर्ड। तीसरा पूछा है प्रिपेयर ए लेसन प्लान एनी पोएम फॉर अपर प्राइमरी लेवल, तो आपको एक पोएम पे एक लेसन प्लान बनाना है, जैसे क्लास 6 का हनी सकल और हनी ड्यू जो बुक है आपकी 6 में, मान लीजिए जैसे इसमें लिखा हुआ है द काइट पार्ट 1, टाइम आपका 35 मिनट। एम्स हो गया टू इंट्रोड्यूस द राइम एंड रिपीटेशंस, वर्ड को जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों के सामने। मेथड आप लिख सकते हो, आपको इसमें सीधा स्टार्टिंग पे आना है, आपको द काइट पढ़ाना है, तो आप पहला सेंटेंस बोलोगे, एंड तक आप एक बार बोल बोल के पढ़ाओगे, तो ऐसे लिखना है आपको ये करके। फिर लास्ट में रीड, एक बार और रीड करोगे बिल्कुल स्मूथली क्लासरूम में आपको। फिर पोस्ट एक्टिविटी डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन, ये आप ऐसे इतना छोटा भी बना सकते हो। 10 नंबर में तो आपको थोड़ा अच्छे से जो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, आपके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर आपको जो डील करना पड़ता है प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन से, प्रेजेंटेशन, तो आपकी इसमें लिख सकते हो। ऐसे ये सिंपल बता दिया मैंने। वट मटेरियल बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक वुड यू लाइक टू यूज इनहेज रीडिंग स्किल अमोंग द लर्नर्स, मतलब जो आपके बिहाइंड द हमें बोलते हैं ना, जो एनसीएफ कहता है कि हमें बुक्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बुक के बाहर भी सोचना चाहिए, तो ये आपको 10 नंबर में बताना है। तो बुक के बाहर हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं बच्चों को? मैगजीन, कॉमिक्स, मैनुअल, न्यूज़पेपर, पोएट्री, ट्रैवल ब्रोचर्स, इंसाइक्लोपीडिया, स्पोर्ट्स प्रोग्राम, कैटोलॉजीज, रिसिप्ट्स, तो ये आप इसके थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे एनसीएफ कहता है, मैंने इसको भी साथ में इसलिए ऐड कर दिया, टॉक अबाउट टेकिंग teach children beyond the textbook and relate to content of the textbook with the real life situation. Children literature covers many types of text from the picture books and biographics. तो ये हम बाल साहित्य की बात करते हैं, उसको भी यूज कर सकते हो। 10 नंबर में तो आप ये 10 मैगजीन, ये मैगजीन कॉमिक्स, ये 10 पॉइंट लिख के इसको एक्सप्लेन कर दोगे, साथ में एनसीएफ की बातें भी लिख सकते हो। एक्सप्लेन सम कॉमन errors in use a teacher of language, what the strategies would you follow to deal with the some such errors, मतलब जो बच्चे कॉमन एरर्स करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनके डील कैसे कर सकते हो। पहले देखो कॉमन एरर्स बच्चे किस में करते हैं, सबसे पहले करते हैं ग्रामर में, और जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें, मतलब उच्चारण में। बहुत बच्चे इस वर्ड को नहीं बोल पाते सही से, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है, क्योंकि ये रेगुलर हैबिट बनानी पड़ती है बोलने के लिए। दिस 2 एरियाज टू वीकेस्ट अमोंग द प्राइमरी स्कूल टीचर, द मोस्ट इफेक्टिव एरियाज, द प्रोनाउंसिएशंस, द वर्ड ऑफ एंड ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं ना इसे, मेरे से भी ये बोला नहीं जाता थोड़ा बहुत, कोई नहीं। स्ट्रेटजी डील विद द सम एरर्स, मतलब अब क्या स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे इन एरर्स को दूर करने के लिए। सबसे पहले क्या बोलेंगे, बी सेंसिटिव टू योर स्टूडेंट नीड्स, उनके प्रति सेंसिटिव रहेंगे। बी काइंड एंड पेशेंस इन द वे यू आर करेक्ट, दूसरे में। तीसरे में लिखा है गिव योर स्टूडेंट टू चांस टू सेल्फ करेक्ट और अप्लाई peer correction in your classroom, use visual quizzes. It must be ensured that the enough practice is given to them in grammar and opportunity to speak using English as a medium of conservation it's provide to learners. तो आप स्ट्रेटेजी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको पढ़ सकते हो एक बार अच्छे से। वट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट एलिमेंट्री लेवल, तो ये आपके बुक में कुछ खास नहीं दे रखा, तो मैंने इसमें से मेन पॉइंट निकाल लिए कि एलिमेंट्री लेवल पे स्टेटस क्या है। तो देखो, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज आप कहते हो, सिंस इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लर्निंग, द इंग्लिश लैंग्वेज इज अ
कॉमन गोल फॉर द इंडियंस, हमारे लिए कॉमन गोल्स होता है। स्टेटस क्या है, एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है इंस्टीट्यूशन में, ये हमारे संविधान में। सेकंड लैंग्वेज भी इंग्लिश है, जहाँ पर हम हिंदी भाषा के लोग होते हैं वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है। इंग्लिश हैज अचीव प्राइम स्टेटस बाय बिकमिंग द मोस्ट वाइडली स्पोकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो इसका एलिमेंट्री लेवल पे स्टेटस अच्छा है। ज़्यादातर जो टीचर होते हैं इंग्लिश से ही शुरुआत करते हैं, इंग्लिश को महत्व देते हैं। तो आप ऐसे ऐसे इसमें वर्ड कर सकते हो, और ये जो मैंने मेन पॉइंट बताए इनको ऐड कर सकते हो। फिर पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोनियंस इलिस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल। जो सेम वर्ड लिखते हैं हम उसको होमोनियंस कहते हैं। जो आर वर्ड दैट हैव टू सेम नेम इन द अदर वर्ड, दे साउंड द सेम एंड दे स्पेलिंग आर द सेम। मतलब हम जो बोलते हैं वो भी सेम होता है और स्पेलिंग भी उनकी सेम होती है। तो ये दो चीज होते हैं, उसे होमोनियंस वर्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन की बात करी, मीनिंग द राइटिंग एंड इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये पेन क्या है, एक तो इसका मीनिंग है कि हम जो लिखने के काम आता है। एक पेन है, मीनिंग इज द इनक्लोजर फॉर ए एनिमल, जो एनिमल के लिए यूज होता है। आर होमोनियंस, दे हैव टू सेम प्रोनाउंसिएशन पेन एंड दे आर द बूथ स्पेल्ड PEN, पेन है ना, इसी को कहते हैं जो सेम वर्ड होते हैं। अब ऑप्शन में पूछा है आपका व्हाट इज नाउन, डिफरेंशिएट बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो आपको नाउन पता है, नेम एंड पर्सन प्लेस थिंग एनिमल्स से हम कहते हैं उनको ही नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल गर्ल बॉय डेविड थ्रोट। तो आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में कैसे वो करोगे। तो देखो काउंटेबल नाउन बोलता है कि काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड विद द नंबर, और अनकाउंटेबल जो हम काउंट नहीं कर सकते नंबर को। काउंटेबल नाउन टेक द बूथ सिंगुलर एंड प्लूरल होता है काउंटेबल नाउन, बट अनकाउंटेबल ओनली सिंगुलर होता है। काउंटेबल नाउन कैन बी मेड प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन कैन बी जनरली मेड प्लूरल की बात करते हैं प्लूरल। काउंटेबल नाउन यूज द इंट्रोगेटिव एक्सप्रेशन हाउ मैनी, अनकाउंटेबल नाउन्स यूज द इंट्रोगेटिव एक्सप्रेशन हाउ मच की बात करता है, ये हाउ मैनी की बात करता है। तो ये आपके ऐसे हो गए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है, दे आर द सम स्टूडेंट हु नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम डिस्कशन, व्हाट स्ट्रेटजी विल यू डिवाइज इन इनिशिएटेड पार्टिसिपेंट इन द सच स्टूडेंट इन क्लासरूम। मतलब जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते क्लासरूम के डिस्कशन में, उनको क्या क्या करोगे आप। तो इसमें ये लिखना है, सबसे पहले फाइंड आउट बाय स्टूडेंट डोंट पार्टिसिपेट, ये करोगे आप। दूसरा करोगे सो स्टूडेंट देयर फियर्स आर अनफाउंडेड, create an atmosphere that encourage participation, ये करोगे आप। give student another outlet, diverse activity that equate पार्टिसिपेशन। मतलब जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सबसे पहले तो आप उनकी प्रॉब्लम को जांचोगे क्या क्या प्रॉब्लम है, वो उनके फाइंड करोगे, उनके जो डर है उनको हटाओगे, एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करोगे, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, एक्टिविटी कराओगे उनके लिए, ऐसे कर सकते हो आप। फिर एक्सप्लेन हाउ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में बी यूज इन द इंग्लिश क्लासरूम टू इनहेंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इंग्लिश क्लासरूम में। देखो इंग्लिश क्लासरूम में सबसे पहले इफ टीचर इज क्लासरूम मेक दिस टीचिंग मोर अंडरस्टैंड, मतलब चीज़ों को समझाने के लिए, और इफेक्टिवली आर नाउ द एज टीलियम, हम इसको उपयोग कैसे करते हैं किसी चीज़ को समझाने के लिए और इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि टीचिंग एड मेक एवरी स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम, हम इंग्लिश क्लासरूम में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं, किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ने के लिए। टीचिंग एड प्रोवाइड री इन्फॉर्मेशन पुनर्भरण के लिए, बेटर इंग्लिश लर्निंग के लिए। दे मेक द लर्निंग परमानेंट अमोंग द स्टूडेंट, मतलब स्थायी ज्ञान के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। द डेवलप इंग्लिश लैंग्वेज स्किल इन एवरी स्टूडेंट, हम इसको जो इंग्लिश स्किल होते हैं लैंग्वेज स्किल उनको हम बढ़ा सकते हैं इसमें। 9वां क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन हाउ डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया आर हेल्पफुल इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एट अपर प्राइमरी लेवल। मतलब जो डिक्शनरी है और इंसाइक्लोपीडिया है कैसे हेल्पफुल है उनके लिए प्राइमरी लेवल के लिए अपर के। डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया कैन बी रेफर्ड एज ए स्टोर हाउस, मतलब जो हम जहाँ पर रखते हैं वर्डों को, सेंटेंस को जिसके बात करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स जिनको रखा जाता है वहां पर। दे आर मोर इंफॉर्मेटिव देन
any other sources. Different volumes of encyclopedia provide us the with a host of information regarding different field like history, geography, science, etc. इन सब का प्रोवाइड करता है। और जो हमारा डिक्शनरी होता है व्हेन वी लुक, ये बात करता है, एक बार मैं ऐसे समझाता हूँ। व्हेन वी लुक अप द फॉर पार्टिकुलर वर्ड्स इन द डिक्शनरी वी लर्न अबाउट मीनिंग, pronunciations, spelling as well as its use at upper primary level। मतलब ये उच्चारण के लिए यूज होता है, स्पेलिंग के लिए यूज होता है कि कैसे हम वर्डों का उच्चारण करते हैं, उनका मेन मीनिंग क्या होता है, उसलिए डिक्शनरी यूज होता है अपर प्राइमरी लेवल पे। फिर पूछा है 10 क्वेश्चन आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट पे। तो सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, बहुत इजी है। सेल्फ असेसमेंट इनेबल स्टूडेंट टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग बाय जजिंग द एक्सटेंट ऑफ देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर ऑफ देम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर वर्क। मतलब अपने बारे में असेसमेंट करना और अपने जो हमने वर्क करा उसको जज करना कि हमने कितने हद तक उसे सही करा, मतलब रिफ्लेक्ट करना उसके स्ट्रक्चर को। पीयर असेसमेंट करता है तो पीयर की बात करता है कि पीयर में हम कैसे असेसमेंट करते हैं। पीयर असेसमेंट वेयर दे एक्ट इज क्रिटिकल फ्रेंड्स एंड सपोर्ट इच अदर कैन बी हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप सेल्फ असेसमेंट। दोनों चीज को डेवलप करता है, पीयर को भी सेल्फ को। तो ये आपका पेपर यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था। एक बार मैं आपको क्वेश्चन भी एक बार दिखा देता हूँ सारे। देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, ये अथवा पहले का, दूसरा दूसरे का अथवा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, फिर पांचवे का अथवा, 6 7, 7 का अथवा, आठवां, फिर नौवा, नौवे का, और फिर 10वें का क्वेश्चन। तो ये आपका खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।